हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है मुफ्त में ही आपको थ्योरी सेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के। तो जो कोई भी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उस वहाँ जा कर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को जो है नोटिफिकेशन वगैरह और PDF वगैरह आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 का आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक तो आप जान ही गए हैं कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। ठीक है, अब हम इसका डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे। ठीक है, घरेलू हिंसा होता क्या है? तो घरेलू हिंसा को और क्या कहते हैं? घरेलू हिंसा को महिला एवं पारिवारिक हिंसा भी कहा जाता है। ठीक है, घरेलू हिंसा को क्या कहा जाता है? महिला एवं पारिवारिक हिंसा भी कहा जाता है। और इसका जो रोकथाम बताया गया है ना, हमारे जो संविधान में जो रोकथाम बताया गया है वह अधिनियम 2005 के द्वारा बताया गया है। अधिनियम 2005 के द्वारा घरेलू हिंसा को जो रोकथाम है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? अधिनियम 2005 में। तो अधिनियम 2005 को भी याद रखना है। पूछ लेगा कि महिला संरक्षण अधिनियम महिला संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। ठीक है, इसके सन के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि 2005 में लागू किया गया था। अब देख लेते हैं परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई परिवार है, परिवार में किसी को यदि प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वह रूप किसी भी तरह का है, चाहे गाली गलौज से हो, मारपीट से हो, या फिर अपमानित करके, भावनात्मक ठेस पहुंचा करके, मानसिक रूप से प्रताड़ित करके। ठीक है, ये सभी किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो शिकार होने वाली जो महिला होती है उसकी रक्षा के लिए, जो मतलब जिस महिला पर ये सभी चीज़ें बीत रही होती हैं उसकी रक्षा के लिए, और उन्हें क्या करना है? उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 13 सितंबर 2005। ये डेट को याद रखेंगे। 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति जी ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, पूछ लेगा कि महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो आपको क्या बताना है कि 13 सितंबर 2005 को। तो इस डेट को भी आप याद रखेंगे। ज़्यादातर जो आपके महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होता है उसमें डेट वगैरह से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेट वाले पूछ ही जाएंगे। ठीक है, तो डेट और सन आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति जी ने क्या किया था? स्वीकृति प्रदान किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो लागू करने का टाइम क्या है? तो लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, कब लागू किया गया था? महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, जैसे इसे क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। और घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं।
आपके घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं जो हैं बनाई गई हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम में 5 अध्याय तथा 37 धाराएं हैं, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा एवं श्रेणियाँ देखेंगे। सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें पहुंचाई गई शारीरिक क्षति को माना जाता है। तो इस लाइन से क्या पता चलता है, सामान्य तौर पर। ठीक है, सामान्य तौर पर क्या बताया गया है कि सामान्य तौर पर महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा किसे माना गया है, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें पहुंचाई गई शारीरिक क्षति को माना जाता है। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मतलब महिलाओं के वैवाहिक जीवन के अंतर्गत उन्हें जो शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है उसे क्या है, जनरली सामान्य तौर पर शारीरिक हिंसा घरेलू हिंसा माना गया है। ठीक है, सामान्य मतलब सामान्य तौर पर। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि सामान्य तौर पर महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन होता है उस जीवन के दौरान जो है उन्हें जो प्रताड़ना दी जाती है, ठीक है, शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, उसे माना गया है। लेकिन यहाँ पर व्यापक संदर्भ में आप देखेंगे व्यापक रूप में क्या बताया गया है, व्यापक रूप में आपका घर के अंदर की कोई भी महिला हो, ठीक है, घर के अंदर की कोई ज़रूरी नहीं कि केवल बहू ही बस हो, किसी भी महिला के बारे में बताया गया है व्यापक रूप में। और केवल इसमें शारीरिक क्षति ही बस नहीं आएगी, व्यापक रूप में शारीरिक क्षति के साथ साथ आपका मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ठीक है, शारीरिक हानि पहुंचाना, लैंगिक रूप से हानि पहुंचाना, यौन उत्पीड़न करना, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं। तो व्यापक शब्दों में कहेंगे तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसमें शामिल की गई हैं, किसमें, घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत। तो ये दोनों अर्थों में इसकी परिभाषा को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य तौर पर भी और व्यापक रूप में भी। तो अब हम व्यापक रूप में डिटेल में देख लेते हैं, अभी तक हमने सामान्य तौर पर देखा था। ठीक है, तो व्यापक संदर्भ में घरेलू हिंसा का संबंध केवल उसके पति से ही ना होकर पुरुष मित्रों, पूर्व पति या परिवार के अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया है कि इसमें केवल पति बस कवर नहीं होंगे घरेलू हिंसा में, यदि महिला का कोई भी संबंधी हो, ठीक है, कोई भी संबंधी हो, वह जो है वे सभी जो हैं शामिल होंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत, चाहे वह कौन हो, स्त्री का जिस पर अत्याचार किया जा रहा है उसका पति हो, या फिर उसका कोई पुरुष मित्र हो, या फिर पूर्व पति हो, ठीक है, या फिर परिवार के कोई भी अन्य सदस्य हों, ठीक है, चाहे देवर हो चाहे ससुर हो, ठीक है, ये सभी अन्य सदस्यों से भी हो सकता है। इन सभी को जो है शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, इस तरह से घरेलू हिंसा पीड़ित एवं प्रत्यर्थी के संबंध को दर्शाता है। तो घरेलू हिंसा क्या दर्शाता है, दो लोगों के मध्य जो है संबंध को दर्शाता है कि दोनों के मध्य किस तरह का संबंध है, मीठा संबंध है या कड़वा संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पीड़ित हैं, पीड़ित किसे कहेंगे, जो आपकी व्यथित है, जिस पर प्रताड़ना की जा रही है। आपका प्रत्यार्थी किसे कहा जाएगा, प्रत्यार्थी वो होता है जो कि अत्याचार करता है महिला के ऊपर, ठीक है, जो कि प्रताड़ित करता है महिला को, उसको क्या कहा जाता है, उसे प्रत्यार्थी कहा जाता है। और जो पीड़ित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यथित कहा जाता है, मतलब जिसके ऊपर बीतती है। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों को भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य महिलाओं को
पराधीन बनाए रखना होता है। तो घरेलू हिंसा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं को पराधीन बनाए रखना होता है। इसके लिए हिंसा के विभिन्न रूपों का सहारा लिया जाता है और शारीरिक, मानसिक, वित्तीय एवं लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? घरेलू हिंसा के अंतर्गत। ये हम क्या पढ़ रहे थे? घरेलू हिंसा की परिभाषा ही तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो घरेलू हिंसा को जब तक डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक आगे की चीज़ें कैसे सीखेंगे। तो घरेलू हिंसा का निहित उद्देश्य यही होता है कि महिलाओं को पराधीन बनाए रखो और इसके लिए जो है उन पर हिंसा करते रहो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, और चाहे वित्तीय रूप से हो, चाहे लैंगिक उत्पीड़न हो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम उद्देश्य। ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं? उद्देश्य देखेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 का उद्देश्य देखेंगे कि इसके मेन उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, इस अधिनियम के पारित करने का उद्देश्य है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना व उन्हें जो है उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, मेन पॉइंट है कि उन्हें क्या उद्देश्य है? महिलाओं को जो है घरेलू हिंसा से बचाना। ठीक है, और उन्हें जो है उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। यह दो मेन पॉइंट है जिसे कि आपको याद रखना है, यही इसका उद्देश्य है। आगे देखेंगे, घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा की परिभाषा। ये दोनों चीज़ हम अब और देखने वाले हैं कि घरेलू हिंसा है क्या, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और घरेलू हिंसा की परिभाषा भी देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है, ठीक है, को शारीरिक, मानसिक यानी भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना क्या है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। एक बार और देखेंगे, बिल्कुल सिंपल लाइन में लिखा गया है ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। किसी पुरुष, मान लीजिए कोई पुरुष है या कोई पुरुष का रिश्तेदार है, ठीक है, रिश्तेदार द्वारा क्या होता है? महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या है, ठीक है, चाहे वो उस पुरुष के रिश्तेदारी में रही हो या अब जैसे संबंध टूट गया हो, ठीक है, थी या हो, ठीक है, वर्तमान में है तो भी और नहीं भी है तो भी, ठीक है, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है कि किसी पुरुष या उसके रिश्तेदार के द्वारा महिला जो कि उसके रिश्ते में थी या वर्तमान में है उसको शारीरिक, मानसिक यानी और भावनात्मक या आर्थिक नुकसान या चोट पहुंचाना या पहुंचाने की चेष्टा करना क्या है? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। अभी तक तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब इसका थोड़ा सा परिभाषा में देखेंगे। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा के अंतर्गत महिला को दहेज या अन्य संपत्ति की मांग करना या इसके लिए महिला से जुड़ी किसी अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार को परेशान करना या प्रताड़ित किया जाना भी आता है। तो घरेलू हिंसा में क्या आएगा? यदि मान लीजिए कोई महिला है, आप उससे जो है दहेज मांग रहे हैं, उससे कोई संपत्ति मांग रहे हैं, ठीक है, या इसके लिए उससे जुड़े किसी और व्यक्ति, जैसे कि महिला से जुड़े कोई और व्यक्ति, जैसे उसके माता पिता हो गए, उसके भाई हो गए, उसके दोस्त हो गए, ठीक है, उनको जो है परेशान करना या प्रताड़ित करना, ये सभी जो है आता है किसमें? घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, इस अधिनियम के अंतर्गत केवल पत्नी ही नहीं बल्कि बहन, विधवा, माँ अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर
शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को घरेलू हिंसा माना गया है। ठीक है, अब एक बार और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या बताया है, तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत केवल जो है पत्नी ही नहीं घर की कोई भी महिला आ सकती है। ठीक है, आती है। इस अधिनियम के अंतर्गत पत्नी के अलावा कोई भी महिला हो, चाहे बहन हो, माँ हो, ठीक है, कोई भी महिला हो, वे सभी महिलाएं इसके अंतर्गत जो है आती हैं। किसके अंतर्गत? घरेलू हिंसा के अंतर्गत। अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक व भावनात्मक एवं आर्थिक उत्पीड़न को भी घरेलू हिंसा माना गया है। इसके अलावा जो है परिवार का कोई अन्य सदस्य भी है, उसके ऊपर भी यदि मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से, भावनात्मक रूप से एवं आर्थिक रूप से जो है उत्पीड़ित किया जाता है उसे, ठीक है, तो ये सभी क्या माना गया है? घरेलू हिंसा माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक उत्पीड़न क्या होता है। शारीरिक उत्पीड़न है ऐसा कार्य, हमला, बल प्रयोग जिससे शारीरिक पीड़ा, हानि या दर्द हो या उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो। ठीक है, शारीरिक उत्पीड़न क्या कहलाता है? शारीरिक उत्पीड़न की क्या परिभाषा है? ऐसा कार्य या हमला या फिर बल का प्रयोग जिससे कि है शारीरिक पीड़ा हो रही हो, ठीक है, शारीरिक रूप से हानि हुआ हो या फिर शारीरिक दर्द हो या फिर उसके जीवन एवं मतलब जो प्रताड़ित हुआ है उसके जीवन, स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? शारीरिक उत्पीड़न के अंतर्गत है। आगे देखते हैं लैंगिक क्षति, यौनिक शोषण। लैंगिक क्षति, यौनिक शोषण ऐसा यौनिक आचरण, व्यवहार जिसमें महिला का अपमान, तिरस्कार हो या गरिमा को खत्म करने वाला हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को है जो इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं मौखिक और भावनात्मक शोषण। मौखिक और भावनात्मक शोषण मतलब मुंह से बोल करके और उसकी भावनाओं का हनन करके, ठीक है, अपमान, उपहास, अपमान करना, ठीक है, मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, गाली देना, संतान या लड़का के ना होने के संबंध में अपमान या फिर ताने या उपहास तथा किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने की लगातार धमकियां देना जिससे कि महिला का जुड़ाव या संबंध या लगाव हो। तो ये आपका किस में आ जाएगा? मौखिक और भावनात्मक शोषण हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत लंबा है इसीलिए जल्दी से कवर करेंगे इसे। और इसका जो धारा वाला है, इसका जो धारा वाला पार्ट है, इसकी जो मुख्य धाराएं हैं उस जो इसका धारा वाला पार्ट है ना, उसे हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि आपकी वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी क्योंकि चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा है। तो अब देखते हैं आर्थिक उत्पीड़न। आर्थिक उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो आर्थिक उत्पीड़न में महिला को किसी वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, ठीक है, महिला को किसी वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उससे वंचित करना, जैसे कि स्त्री धन हो गया, ठीक है, स्त्री धन व कोई भी संपत्ति जिसकी वह हकदार हो आदि को महिला को ना देना या फिर उसकी संपत्ति को उसकी सहमति के बिना जो है बेच देना आदि। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं सम्मिलित की गई हैं। मान लीजिए कोई महिला है, उसके पास उसका स्त्री धन है, ठीक है, उसके गहने हैं, कोई मान लीजिए उसका जो पति है क्या करता है, उससे ज़बरदस्ती वो गहना छीनता है और बेच करके कुछ खा लेता है या पी लेता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी हैं जो सम्मिलित की गई हैं।
तो इससे ये अच्छा एग्ज़ाम्पल था, एकदम सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं मानसिक उत्पीड़न। ठीक है, मानसिक उत्पीड़न में क्या होगा, महिला को अपमानित करना, हीन समझना, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये सभी चीज़ें जो हैं सम्मिलित की गई हैं। मानसिक उत्पीड़न में क्या क्या आ जाएगा आपका, महिला को अपमानित करना, किसी के सामने भी आप उसे अपमानित कर रहे हो, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी के सामने भी आप उसको गाली गलौज दे रहे हो, ठीक है, उसे तुच्छ समझ रहे हो, उसे इंसान समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है, जानवरों जैसा बिल्कुल बर्ताव कर रहे हो, उसकी गरिमा को जो है ठेस पहुंचा रहे हो, ठीक है, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो उसके, तो जो है क्या होगी, मानसिक रूप से तो उत्पीड़ित होगी ना, वो सोचेगी कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं सम्मिलित की गई हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तो किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, जो वहाँ पर प्रत्यर्थी होगा, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, महिलाओं के ऊपर, महिला के ऊपर उत्पीड़न कर रहा होगा, महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा होगा, महिला को जो प्रताड़ित कर रहा होगा, सिंपल शब्दों में जो प्रत्यर्थी होगा। ठीक है, तो किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, अब इसका हम डिटेल देखेंगे। प्रत्यर्थी वह व्यक्ति है जो महिला नातेदार है या रहा है, मतलब महिला का जो रिश्तेदार रहा हो, नातेदार रहा हो या फिर हो, ठीक है, या रहा हो या फिर हो वर्तमान में, जिसके खिलाफ महिला ने राहत की मांग की है। इस कानून के अंतर्गत महिला केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ ही कानूनी कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, वह मान लीजिए परिवार में कोई बच्चा है 18 साल से कम की उम्र का, तो उसके ऊपर वह कार्यवाही नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं, चाहे वह उसके साथ महिला का किसी प्रकार की घरेलू रिश्ता हो, ठीक है, चाहे उसके साथ महिला का किसी प्रकार का जो है घरेलू रिश्ता हो, शादी से पहले या शादी के बाद। महिला यदि किसी व्यक्ति के साथ बिना शादी जैसे संबंधों में किसी भी समय रह रही हो, तो वह व्यक्ति भी इस परिभाषा में शामिल है। ठीक है, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो वह भी जो हैं इसमें इस जो आपका घरेलू हिंसा है इसके अंतर्गत जो है शामिल हैं। वह भी एक तरह से प्रत्यार्थी होगा यदि वह अपनी पार्टनर के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करता है तो। आगे देखते हैं, अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी। अब यहाँ पर अधिकारी की बात की गई है, किसकी बात की गई है, अधिकारी की बात की गई है, जिसके ऊपर ये जो अधिनियम लागू किया गया है, इससे संबंधित जो नियम कानून हैं इन सभी का भार जो है सौंपा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे संरक्षण अधिकारी, जो कि इस अधिनियम का अधिनियम 2005 का मेन पॉइंट है, संरक्षण अधिकारी। इससे जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा हर ज़िले में एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, केवल एक ही नहीं, वह राज्य सरकार जितना चाहेगी, उनको जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वह जो संरक्षण अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी क्या होगी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं जैसे तुरंत चिकित्सा तथा कानूनी सहायता दिलवाने की होगी। ठीक है, क्या होगा इसका कर्तव्य, जो आपके संरक्षण अधिकारी हैं, जो पीड़ित महिला है उसे तुरंत जो है
राहत देना, तुरंत चिकित्सा तथा कानूनी सहायता देने की होगी। ठीक है, तो यह इसका कार्य है। आगे देखते हैं पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी का क्या कार्य है? तो प्रत्येक थाने के थानाध्यक्ष को भी पीड़ित महिला को इस कानून के तहत सभी सुविधाएं दिलवाने के निर्देश हैं। ठीक है, जो कार्य संरक्षण अधिकारी का है वही यहाँ पर पुलिस अधिकारी का भी बताया गया है। आगे देखते हैं सेवा प्रदाता। राज्य सरकार द्वारा कुछ एनजीओ को सेवा प्रदाता के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेवा प्रदाता क्या है? जो कि सेवा प्रदान करता है, जैसे कि आपके एनजीओ हो गए। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं जो हो गई, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे आती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है, इन सभी को सम्मिलित किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी पीड़ित महिला को इस कानून के सभी सुविधाएं और मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाना। इस कानून के तहत जो है जो भी सुविधाएं दी जाती हैं और कानूनी सहायता दी जाती हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं मैं पीड़ित महिला को दिलाना। साथ ही अब देखेंगे मजिस्ट्रेट या जज, इस कानून के जज भी जो हैं विशेष परिस्थितियों में किसी भी पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए स्वतः कार्यवाही कर सकते हैं। तो जज भी जो है स्वतः कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उन्हें पीड़ित महिला की जानकारी है। ठीक है, यदि उन्हें शक भी है कि यह महिला जो है घरेलू हिंसा से पीड़ित है, तब भी अगर वे चाहें तो स्वतः कार्यवाही कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, ये सभी अधिकारी घरेलू हिंसा का संदेह होने पर स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं। वही बात जो है मैंने बताई है। आगे देखते हैं बताया गया है शिकायत कब और कौन कर सकता है। शिकायत कौन और कब कर सकता है, देखते हैं। संरक्षण अधिकारी से घरेलू हिंसा की शिकायत कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है जो कि उस चीज़ के बारे में, मतलब महिला की स्थिति के बारे में जानकारी रखता हो कि हाँ इस महिला के साथ में जो है घरेलू हिंसा जैसी कोई बात हुई है, चाहे वह उस पीड़ित महिला से संबंधित हो या ना हो। आपके पास पड़ोस के लोग भी जो हैं शिकायत कर सकते हैं। आगे देखते हैं घरेलू हिंसा की शिकायत जो है निम्न परिस्थितियों में की जा सकती है। कौन कौन सी परिस्थितियों में की जा सकती है यह हम अब देखेंगे। घरेलू हिंसा की शिकायत कब की जा सकती है? घरेलू हिंसा होने के बाद। ठीक है, घरेलू हिंसा होते समय, यदि घरेलू हिंसा हो चुकी है तब भी शिकायत की जा सकती है, और यदि घरेलू हिंसा हो रही है, करंट में हो रही है, तब भी जो है उस हिंसा को रोकने के लिए शिकायत किया जा सकता है। फिर है घरेलू हिंसा होने की आशंका होने पर, ठीक है, क्या किया जा सकता है? कंप्लेन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अधिनियम कानून के अंतर्गत, मतलब अधिनियम 2005 के अंतर्गत या फिर कानून के अंतर्गत महिला प्राप्त होने वाली सुविधा, आदेश और राहत। ठीक है, ये सभी आपकी अधिनियम में जो है शामिल हो जाएंगे। तो कौन कौन से अधिनियम है ये हम देख लेंगे, केवल शॉर्ट में देखेंगे, और जो मेन अधिनियम है वे मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूँगी। ठीक है, मेन जो अधिनियम है उसका डिटेल में जो है करवा देंगे, क्योंकि 37 आपके जो धाराएं हैं, 37 धाराएं हैं, तो 37 धाराओं को तो पढ़ पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका मैं डिटेल करवा दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। और जो है आपका 1 से लेकर 37 तक की जो धाराएं हैं उनका अभी जो शॉर्ट में है वो हम क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित धारा
तथा महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो जो धारा 1 है आपकी, आप धारा देख सकते हैं। धारा 1 है, धारा 1 में क्या दिया गया है, आपका कोई भी अधिनियम हो, ठीक है, कोई भी अधिनियम हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 ही हो, कोई भी अधिनियम हो, सभी अधिनियम के धारा 1 में और धारा 2 में आपको यही 2 चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो यहाँ पर दी गई हैं। धारा 1 में क्या मिलेगा, संक्षिप्त नाम मिलेगा उस अधिनियम का, उसका विस्तार कहाँ कहाँ है वो मिलेगा, और उसका आरंभ कब हुआ है ये, ठीक है, ये मिलेगा। और धारा 2 में उस अधिनियम से संबंधित जो है परिभाषाएं बताई जाएंगी। तो इतना क्लियर हो गया। ठीक है, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या क्या रहेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार कहाँ कहाँ है और आरंभ कब हुआ है, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। और धारा 2 में क्या बताई जाएंगी, अधिनियम की जो है परिभाषाएं बताई जाएंगी। आगे देखते हैं, धारा 3 में क्या है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा आ जाएगी। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 4 में क्या आ जाएगा, संरक्षण अधिकारियों को सूचना और सूचनार्थी के दायित्व का अपवर्जन। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर धारा 5 में आपका आ जाएगा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। ठीक है, इन सभी के कर्तव्य आ जाएंगे। एक मेन कीवर्ड बना लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर कर्तव्य, तो आपका धारा 5 जो है कर्तव्य से संबंधित है, तो किसके, जो आपके अधिकारी हैं उनके, ठीक है, उनके कर्तव्य से संबंधित है। तो ज़्यादा इतना आप एक बार पढ़ भी लोगे ना तब भी आपको याद रहेगा। तो ये कर्तव्य से संबंधित है। और आगे देखते हैं, धारा जो 6 है आपका, आश्रय गृहों के कर्तव्य से संबंधित है। मतलब जो महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हुई हैं, ठीक है, उन्हें जो है इस अधिनियम के तहत जो है आश्रय गृह प्रदान किए जाते हैं। तो आश्रय गृह में जो भी कर्तव्य होंगे उनके, ठीक है, वे सभी उनको वहाँ पर मिलेंगे। आगे देखते हैं, आश्रय गृहों के कर्तव्य जो होंगे वे प्रदान किए जाएंगे उन्हें धारा 6 के अंतर्गत। फिर धारा 7 में चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। ठीक है, तो जो प्रताड़ित महिला होती है, यदि वह उसे शारीरिक रूप से किसी भी तरह की हानि हुई है, ठीक है, तो उसे जो है चिकित्सा सुविधा भी फ्री में, मुफ्त में जो है प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, धारा 8 में क्या दिया गया है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, पूछ लेगा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताइए किस धारा के तहत की जाती है, तो धारा 8 के तहत की जाती है। ठीक है, इसी तरह से धारा 9 में संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य को बताया गया है। ठीक है, संरक्षण अधिकारियों के जो भी कर्तव्य होंगे उसके बारे में बताया गया है, और जो उनके कृत्य होंगे, जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी क्रियाकलाप होंगे, ठीक है, जैसा भी बर्ताव होगा, व्यवहार होगा, ये सभी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। आगे देखेंगे, धारा 10 में सेवा प्रदाता के बारे में बताया गया है, जो सेवा प्रदान कर रहा है। आगे धारा 11 में बताया गया है सरकार के दायित्व के बारे में बताया गया है। धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन के बारे में बताया गया। धारा 13 में जो बताया गया सूचना की तामील के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट बताया गया है धारा 14 में आपका जो परामर्श दिया जाता है प्रताड़ित महिला को, ठीक है, कानूनी सहायता या फिर कानून से जुड़े हुए जो भी परामर्श दिए जाते हैं वे सभी चीज़ें जो हैं शामिल हैं आपके धारा 14 में। और धारा 15 में जो है कल्याण विशेषज्ञ को सहायता के बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 16 में देखेंगे कार्यवाहियों का कैमरों में होना। जितनी भी कार्यवाहियाँ की जा रही हैं, ठीक है, उनका कैमरों में होना, इसके बारे में बताया गया है। धारा 17 किससे संबंधित है, तो सहभागी गृहस्थ गृह में निवास का अधिकार। ठीक है,
जिस घर में वह रह रही थी, जिस घर में वह उसे प्रताड़ित किया गया है, उसमें उसका जो निवास करने का अधिकार है, उससे संबंधित जो है जानकारियाँ बताई गई हैं। आगे देखते हैं धारा 18 किससे संबंधित है, तो संरक्षण आदेश से संबंधित है। धारा 19 निवास आदेश से संबंधित है। धारा 20 जो है आर्थिक अनुतोष से संबंधित है। धारा 21 अभिरक्षा आदेश से संबंधित है। धारा 22 जो है प्रतिकार आदेश से संबंधित है। धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश अनुदत्त करने की शक्ति से संबंधित है। इसी तरह से धारा 24 आपका न्यायालय आदेश की प्रतियों को निःशुल्क देगा, इससे संबंधित है। आगे देखते हैं धारा 25 के अंतर्गत क्या है। धारा 25 में है आदेश की अवधि और बदलना। धारा 26 में दिया गया है दूसरे वादों और न्यायिक कार्यवाहियों में अनुतोष। धारा 27 है क्षेत्राधिकारी से संबंधित। धारा 28 है प्रक्रिया से संबंधित। धारा 29 है अपील से संबंधित। धारा 30 है संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना। आगे देखते हैं धारा 31 संबंधित है प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग हेतु दंड। यदि जो प्रत्यार्थी है, जो अपराधी है, वो अगर संरक्षण आदेश को भंग करता है तो उसके खिलाफ जो दंड दिया जाएगा उसे किस धारा में सम्मिलित किया गया है, किस धारा के तहत दिया जाता है, तो धारा 31 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 6 धाराएं और बची हैं। नेक्स्ट धारा है आपकी धारा 32 जो है संज्ञान और अपराध के संज्ञान और उसके जो सबूतों से है संबंधित है। ठीक है, धारा 32। फिर है धारा 33 किससे संबंधित है, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य के अपालन हेतु दंड। यदि संरक्षण अधिकारी जिसे कि कर्तव्य जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है, यदि वह अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से नहीं करता है, तो यदि उसका अपालन करता है तो उसके हेतु दंड का प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 34 में काहे का प्रावधान किया गया है, तो संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान का जो है प्रावधान किया गया है। धारा 35 में सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण का प्रावधान है। सद्भावना में की गई कार्यवाही का संरक्षण का प्रावधान है। और धारा 36 किससे संबंधित है, तो धारा 36 में अधिनियम का किसी अन्य विधि के असंगत न होना इससे संबंधित है। धारा 37 आपका केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से है। ठीक है, तो ये था आपका मेन धारा का मेन टॉपिक। ठीक है, अब जो मेन धाराएं हैं उनका थोड़ा डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे धारा का डिटेल। जैसे आपके यहाँ पर धारा 1 के बारे में बताया गया है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में दिक्कत होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।